दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें ब्रेन ट्यूमर, गठिया, पित्ताशय व गुर्दे की पथरी, बच्चेदानी की गांठ व बदन का ट्यूमर, सालों से बेहोश रोगी को होश में लाने वाले साध्य असाध्य जटिलतम रोगों पर सफल प्रयोग के पश्चात आयुर्वेद में महारत हासिल करने वाले बंदेवी ग्रामोद्योग आयुर्वेद सेवा संस्थान, ग्राम रुद्रापुर, जंगल टोला, सिसवा बाजार, महाराजगंज के प्रसिद्ध वैद्य आचार्य साहब सिंह जी से लुप्त होती हुई अद्भुत वनौषधियों के संबंध में हम कुछ जानना चाहते हैं। आइए आचार्य वैद्य साहब सिंह जी। नमस्कार। प्रकृति के गोद में पल्लित पुष्पित होने वाली वनौषधियां रोगियों के रोगोपचार में सहायक होते हुए कभी कभी आश्चर्यजनक कौतूहल भी उत्पन्न करती रही हैं। जहां छुई मुई का नन्हा सा पौधा हाथ से छूते ही मुरझाकर जमीन पर लौट जाता है, इससे कम कौतूहल कहीं गुदगुदा नाम के पौधे में भी नहीं है। मुजरी चौकी पर तैनात महाराजगंज के बगल में थानाध्यक्ष वेंकटेश्वर सिंह ने बताया कि मैं अपने चौकी से आ रहा था तो रास्ते में नटवा जंगल में कुछ बच्चे पेड़ से खेल रहे थे। वहां जाकर मैंने देखा एक नन्हा सा मध्यम आकार का पौधा है जिसमें हाथ रगड़ने पर डालियां हिल रही हैं। मजे की बात यह है कि जिधर हाथ धीरे धीरे रगड़ा जाए नीचे से ऊपर की सारी डालियां झकझोर कर हिल रही थी। इस बात को जब मैंने केबी सिंह से पूछा जो वन विभाग के एसडीओ महाराजगंज के हैं, उसने कहा जी हाँ, मेरे निचलौर में भी एक छोटा सा पौधा है, अभी आकार बहुत मध्यम है, उस पर भी हाथ रगड़िए तो यह क्रिया होती है। और लोग कहते हैं कि इसके छाया में अगर कोई बैठ जाए तो हाई बीपी के मरीज को बहुत लाभ मिलता है। कहाँ तक सच्चाई है यह तो जानने के बाद ही पता होगा। दोस्तों, कहा जाता है संजीवनी किसी जमाने में रहा होगा जो लक्ष्मण जी के प्राण बचाया होगा। हमारे गुरु स्वर्गीय जीपी त्रिपाठी जी कहा करते थे कि बेटा, संजीवनी को अगर पत्थर पर रगड़कर दूध में घोल दिया जाए तो दूध लेट्राइट रंग का लाल हो जाता है। अगर सिंगल डोज किसी ब्लड कैंसर के मरीज को पिला दिया जाए तो उसके लिए काफी होता है। लेकिन यह प्रयोग कहाँ तक सफल होता है, आज के युग में संजीवनी कहाँ है, ये तो कहा नहीं जा सकता। एक बात मुझे खटकती है। मेरे दोस्त ने बताया बिहार में उसका घर है, सुरेश नाम मेरे मित्र का था। वो बताया कि नदी के किनारे मेरा घर है, जंगल में नदी के रास्ते बहते हुए जितनी लकड़ियां आती हैं हम लोग इकट्ठा करके उसे बेचते हैं। मेरे लकड़ियों के ढेर में एक ऐसी छोटी लकड़ी थी जो प्रकाश दे रही थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आग लग गया और देखते हैं लकड़ियां जलेंगी तो पूरा मेरा टोला मोहल्ला, पूरा ये गांव छोटा सा जल करके राख हो जाएगा। लोग सैकड़ों बाल्टी पानी धाए धाए फेंकते रहे और जितना पानी फेंका जाता था उसके प्रकाश पुंज और तेज प्रखर होते आते थे। लोग सोचे कि ये क्या बात है, सारी लकड़ियां उड़ेल दिया गया। और जब देखा गया तो नन्हा सा छोटा सा लकड़ी था जो बहुत तेज प्रकाश दे रहा था, यानी पूरे आसपास का क्षेत्र उससे प्रकाशित हो गया था। लोगों ने उसे छोटा छोटा काट काट करके बांट लिया। मेरे मित्र के चाचा के पास भी एक टुकड़ा था। वो कहा भैया ला करके मैं आपको जरूर दूंगा। मैंने कहा लाओ, प्रयोग करके देखें, हो सकता है संजीवनी हो। लेकिन दुर्भाग्यवश संजीवनी नहीं मिल पाया। मित्रों, ऐसे ही एक जड़ी है तेलियाकंद। तेलियाकंद के विषय में कहते हैं कि रात में इससे ही प्रकाश पुंज फूटता है, आसानी से इसको ही पहचाना जा सकता है। इसके नीचे जो बड़ा इसका फेदा होता है, जड़ होता है, इसके नीचे विशाल सांप का घर होता है और वह विशाला सांप इसी के नीचे रहता है। इसके चारों तरफ की भूमि इसके तेल से आर्द्र होती है। कहा जाता है कि तेलियाकंद से पारा का शोधना बड़ा आसान है और उस पारा के बेद से पहले जमाने में कीमियागार सोना बनाया करते थे। सोना बनाने के विषय में तो बहुत सी बातें फेमस है। पारा के जितने सिद्ध विद्वान थे, बाणासुर, लंपट, नामदेव इत्यादि जितने भी लोग रहे, कहा जाता है कि सारे के सारे लोग सोना बना लेते थे। गोरखपुर के गोरखनाथ सोना बनाते थे। इनका गोरक्ष प्रणीत और गोरखनाथ संहिता बहुत फेमस है। मित्रों, नागार्जुन का लिखा हुआ किताब कच्छपुटी भी नेपाल नरेश के पास है। लोग कहते हैं कि नेपाल के लोग सोना चांदी बनाकर ढेर का ढेर जमीन में गाड़े रहते हैं। हो सकता है ये बात सही हो, क्योंकि प्रयोग के बाद ये बात मानी जा सकती है कितनी सही है। लेकिन गोरक्ष पंडित आज भी वहां है। जामनगर यूनिवर्सिटी में एक किताब पढ़ाया जाता था, उसका भी एक छोटा सा एक टुकड़ा है जो इधर का श्लोक उधर है, आगे के पीछे है, क्लियर नहीं हो पाता था कि इसकी विधि कैसी है। और एक है सूर्य सिद्धांत, जिसमें स्फटिक लेंस से कोयलों को रेस करके हीरा बनाने की विधि लिखी है। अब कहाँ तक सही अभी तो आज असंभव लगता है, लेकिन उस जमाने में कोई न कोई ऐसा पारंगत रहा होगा जो बनाकर प्रयोग किया होगा। लोग कहते हैं कि सफेद फूल की भटकटैया, अरलू, नक्षिकनी,
तीतीपोय, गुड़मार और कटकटैया इत्यादि के सहारे से पहले लोग सोना बना लेते थे। नागार्जुन ने सोना तो बनाने में बहुत महारत लिया रखा था। उसने तो लिखा था कि पारा गंधक तीतीपोय तांबा मिले तो सोना हो। तीनों को मिला करके कैसे प्रयोग करते थे, सोना बनाते थे, ये तो वही जानेंगे। और इसने तो सैकड़ों बुद्धियां रसायनों तंत्र में लिखा है। आज पारद रहस्य में भी आप देखेंगे सोना बनाने की विधियां हैं, लेकिन आवश्यकता है इस पर गहन शोध की, इस पर गहन मेहनत की, ताकि ये शुरू से आखिरी तक जितनी बातें लिखी गई हैं कैसे बनेगा इसके विषय में जानने वाले इसको चाहें तो प्रयोग करके सफल कर सकते हैं। जैसे जहाज बनाने वालों ने हजारों प्रयोग करने के बाद लास्ट में सफलता लिया, और ऑटो लेंसल ने इस पर बहुत कोशिश किया था। बिजली का बल्ब बनाने वाले बेचारे एडिसन ने भी कितना मेहनत किया तब जाके कहीं सफलता लिया होगा। इस तरह से अगर इस पर भी शोध किया जाए तो यह कोई बहुत खास कठिन बात नहीं है। यहाँ तक कि कहा जाए कि अद्भुत औषधियों में रिसर्च करने वालों ने यह कहा था कि इस पर गहन शोध करें, इस पर आगे बढ़ के मेहनत करें और अपने गुरु के पास जाए। लेकिन आज गुरु कौन है? जब तक गुरु के सानिध्य में कोई नहीं जाएगा तब तक सोना बनाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, सन 1952 में चैत महीना में भारत में ऋषिकेश में महात्मा गांधी जी व उनके सचिव महादेव जी देसाई आदि की उपस्थिति में एक सिद्ध पुरुष ने 200 तोला पारे से आधे घंटे में सोना बना करके दिखा दिया था, जिसको 75,000 रुपया में बेचकर दान किया गया था। मित्रों, नवंबर 83 के साप्ताहिक हिंदुस्तान में इसका उल्लेख किया गया था। श्री AP आचार्य के पास से भी उनके पास सोना बनाने की बुद्धि थी। उन्होंने गुजरात के मंत्री श्री प्रेम भाई ठक्कर को सोना बनाकर बताया था। इसका उल्लेख देखने मिलता है। लेकिन आज न तो वे वनौषधियां हैं, अगर हैं भी तो उसका नाम बदला हुआ है। एक ही औषधि का नाम 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम है, और अलग अलग नाम होने के वजह से उसको हम पहचान नहीं सकते। अगर पहचान भी रहे हैं, आज उनके गुण कुछ बदल चुके हैं। अगर गुण भी उस तरह से हैं तो वह प्रयोग करने का तरीका हमको सही नहीं मालूम है। जिस विषय से बताया गया है उस पर गहन अध्ययन किया जाए, गहन शोध किया जाए, तब जाकर के हम कहीं महारत ले सकते हैं। नागार्जुन ने जो सोना बनाने की हजारों विधियां लिख डाला है, वह तो उसके लिए सोना बनाना बिल्कुल खेल था। वह तो यहाँ तक लिखा है कि मैं सोना को पानी से पतला करके बॉडी में प्रवेश कर दूंगा और सारे रोगों से निजात कर दूंगा। लेकिन संभवतः आखिर उसका सपना साकार नहीं हो पाया। आवश्यकता है इस पर गहन शोध की, और सरकार को भी चाहिए कि वनौषधियां लगा दें, ताकि तरह तरह के वनौषधियों से मेल मिला करके उसके गुण के अनुसार उसको छांटा जा सके, उस पर गहन प्रयोग हो सके, ताकि भारत के वैद्य जो रोगोपचार करने में तल्लीन लगे हुए हैं, रोगोपचार करने में अपना पूरा जीवन खपा दिए हैं इसी वनौषधियों के सोच में, उनका जीवन, उनका सपना साकार हो सके। अपने भारत को एक महान राष्ट्र बनाने की क्षमता रखते हुए अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए इस पर नया नया शोध करें, और नया नया शोध करके आयुर्वेद में अपनी महारत हासिल करें, तब जाकर कहीं ऐसे वैद्यों का बीजांकुरण भारत में हो सकेगा। जय वनौषध, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने आचार्य वैद्य साहब सिंह जी का वक्तव्य सुना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेकर आते रहें। और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार।